तारीख में क्या जातीय सम्मेलन स्थापित नहीं हो चुका? क्षत्रिय समाज का गांव हो चुका है। आप देखिए बीते सालों में बड़े बड़े आयोजन इस राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की धरा पे हुए नहीं हुए, जहां लाखों क्षत्रिय इकट्ठे हुए। भाई ये सच्चाई है, इसका मीडिया भी गवाह है। उसके बावजूद भी आपकी टिकटें ये लगातार काटते आए हैं। इन्होंने सोच लिया है कि ये तो हमारे मतदाता हैं और कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है 90% क्षत्रिय भाजपा को मतदान करता है। अब इनका भ्रम तोड़ने का समय आ चुका है, और जब तक आप इनका भ्रम नहीं तोड़ोगे तब तक आपको ये टिकटें नहीं बांटेंगे, स्वीकार करेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है। मैं आपको बताऊं साहब, गुजरात में एक बहुत बड़े आंदोलन के पश्चात मुझे ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझ पे रात को पता नहीं कई धाराएं लगा दी गई, मुझे जेल में डाल दिया गया। और प्रताड़ना की सीमा में आपको नहीं बता सकता, जो मानसिक प्रताड़ना थी आप सोच नहीं सकते। जैसे कसाब के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट मेरे साथ इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया। फिर भी मैंने अपने नहीं देंगे। और उस दिन मैंने देख लिया कि शक्ति तो सत्ता में ही है। उस दिन मैंने कर लिया कि जब तक पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो गुजरात में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरपंच भरपूर मात्रा में हमारे पास और विधायक भी भरपूर मात्रा में है। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकसभा में हमारी सामान्य श्रेणी में जो राजपूत आते हैं उनकी टिकट काटी है। वो बात गुजरात नहीं, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने हमारे जो क्षत्रिय की टिकट काटी है। गुजरात में इन्होंने टिकट दी है, लेकिन हमारे जो ओबीसी का लाभ लेने वाले जो क्षत्रिय हैं उन्हें टिकट दी है और स्वीकार है, उसके लिए उनका आभार करते हैं। किंतु जो सामान्य श्रेणी में क्षत्रिय राजपूत आते हैं उनकी टिकट इन्होंने सालों से काटी है और काटते आए हैं। तो साहब अब समय आ गया है, ये सच्चाई है कि देश सत्ता से चलता है और उस सत्ता में वही शक्ति नहीं है जिस शक्ति ने अखंड भारत के लिए अपने रखवाले समर्पित किए। साहब मैं इतना ही कहूंगा कि जहां आपकी भरपूर संख्या है हमने वहां टिकट मांगी है। भाई हमने सरकार से क्या कहा? मेरा लक्ष्य तो यही था, मैं समझ गया था कि करना क्या है। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ मैं समझ गया मुझे करना क्या है। साहब मैंने एक ही कार्य किया, मैंने देखा कि आरएसएस कर क्या रही है, वो क्या तैयार कर रही है, गांव क्या तैयार कर रहे हैं, मतदाता तैयार कर रहे हैं। मैं भी निकल पड़ा, मैं भी जेल से आते ही गांव प्रचार प्रसार के निकल पड़ा, गिरफ्तार तैयार करने में निकल पड़ा। तो साहब इनकी पैरों तले की जमीन निकल गई और इन्होंने मुझे फिर गिरफ्तार किया। एक पुराने केस को खोल के फिर गिरफ्तार किया मुझे कि इसकी यात्रा रोको, ये समाज को जागृत कर रहा है। और मेरे साथ गुजरात में वो किया जो मुझे एक्चुअली करना था, मेरी कंडीशन में वो किया जो करना चाहिए था। बेसिकली गुजरात में उन्होंने समाज को कई भागों में बांट दिया। वहाँ सामान्य श्रेणी में 5% हमारे क्षत्रिय राजपूत हैं, उसके अलावा 22% ऐसे क्षत्रिय हैं जो ओबीसी और ओबीसी पर डाल दिए उन्होंने। सामने आपसे क्या इन्होंने बांट दिया, क्योंकि 22 और 5 27% क्षत्रिय आज गुजरात में है। लेकिन वो एक साथ हो रोटी व्यवहार करना हमने शुरुआत में करवा दिया, उसका लाभ भी मतलब ले लिया। ये इनकी साजिश है, इनकी षड्यंत्र है। ये नहीं चाहते कि क्षत्रिय सत्ता में स्थापित होकर इसलिए स्वीकार करें, तो ये डरते हैं हमारे से। तो पता है जैसे योगी आदित्यनाथ आज सत्ता संभाले बैठा है, किसी के बाप की ताकत हो तो निकाल के दिखा दे, क्योंकि उसके घर न्याय दिखा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ गीता में लिखा है संघे शक्ति कलयुगे। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, संघे शक्ति कलयुगे। इसे आपको स्वीकारना होगा। इस लोकतंत्र में
ये स्वीकार करना। और मैं इतना कहूंगा, जैसे मैं निर्दलीय खड़ा हुआ था झुंझुनू लोकसभा से, क्यों खड़ा हुआ, मुझे क्या आवश्यकता थी? 19 तारीख को मेरा चुनाव था। मैंने देखा शेखावाटी की 3 लोकसभा और तीनों लोकसभा में हमारी संख्या है, एक भी टिकट 3 पार्टियों ने हमें नहीं दी, तो झुंझुनू में करीब 4 लाख वोट संधियों के उसके बावजूद इन लोगों ने हमें टिकट नहीं दी। तो मैंने वहां से एक शुरुआत की, मैं निर्दलीय खड़ा हो गया, ताल ठोक दी, क्योंकि आपको जो मत है उनका दुरुपयोग तो करना पड़ेगा भाई। इन्हें दिखाना है कि हमारा जातिगत समीकरण हो चुका है, कब मुमकिन है जब हम इन्हें हराने में हमारी भूमिका निभाएंगे। और अब इनको हराने के लिए सबसे बड़ा जो कदम है, निर्दलीय उम्मीदवार आप खड़े हो जाएं और अपना समाज जो है वो समाज, माता बहने बुजुर्ग युवा भरपूर मतदान उस उम्मीदवार को मतदान करे, उसे जिता दे, या फिर निर्णय करें कि हार है तो आपके घर टिकट आएंगे, आपके घर आएंगे टिकट देने। इनाम से वादा करता हूँ, लेकिन दोस्तों चार को रोटी व्यवहार तो करो यार। अरे बेटी व्यवहार हमें पता है, हमें कहाँ करना है, सब जानते हैं। मैंने गुजरात में यही किया, वहाँ रोटी व्यवहार शुरू किया। सरपंच दस्तूर में विधायक ढेर सारे हो गए, लोकसभा में सांसद को मेरी कोशिश थी, लेकिन मैं सामान्य से राष्ट्र को नहीं दिला पाया, सब मुझे अफसोस है। लेकिन हिंदली लड़के मैंने ये शुरुआत कर दी कि अब हम चुप नहीं बैठे। तो मैं इतना ही कहूँगा, लोकतंत्र जो है वो सत्ता से चलता है, और सत्ता में क्षत्रियों की कमी है, क्षत्रियों की उपेक्षा की जाती है। और तो और दुख इस बात का है कि इन्होंने टिकट रिजर्व की है, SC ST की रिजर्व की हुई है, साथ उसमें 60% सीटें वहाँ आपकी भरपूर संख्या है। सोचो कितनी बड़ी षड्यंत्र की राजनीति में चली, सालों चलता है कि कहीं ये जो रिजर्व सीटें हैं ये ओपन हो गई तो ये क्षत्रिय जीत जाएंगे और सत्ता में आसीन होंगे, कभी सत्ता छोड़ेंगे। छोटी सोच के ये लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने तो सालों से ये कोशिश की कि हम इस समाज को एक कर सके, संगठित कर सके, और आज वो जो कोशिश है वो माँ करनी के आशीर्वाद से, माँ पत्नी के आशीर्वाद से सफल हुई है। साहब मैं बहुत खुश हूँ, मैं गर्व हो रहा हूँ कि आज मेरा समाज हो गया है। मैं देखता हूँ इसके बाद की ताकत है कि अब इसको सत्ता में आने से रोक सके। मैं अब यही तो मेरी एक विचार है, आदमी हो सकता दिमाग यूज नहीं कर सकता। मेरा दिल से मैं बात करता हूँ, ये अंतर आत्मा की आवाज जो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। गुजरात की घटना आप सामने देखी, 1 महीना हो गया, आक्रोश तो था ही समाज कि भाई इन्होंने लोकसभा में हमारे समाज की भरपूर उपेक्षा की, तो टिकट काटने का आक्रोश था, भरपूर आक्रोश था। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी एक केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व शिक्षक और राजकोट लोकसभा का भावी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाल एक कार्यक्रम में जाति को खुश करने के लिए स्टेटमेंट देता है, तो उसकी भी आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे परिवार के हैं। उस जाति जनजाति के लोगों के कार्यक्रम में उनको खुश करने के लिए स्टेटमेंट देता है कि अंग्रेजों के सामने महाराजा झुके। मैं उनके वर्ड्स एज इट इज आपने पूछा, उनका ये कहना था कि अंग्रेजों के सामने महाराजा झुके और रोटी बेटी का व्यवहार किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच्चाई है? कहीं कहीं ऐसा इतिहास में है? तो साहब हमने जो विरोध किया उसमें क्या गलत? आज मातृशक्ति की आन बान और स्वाभिमान के हमला था, हमने उसका विरोध किया, हमने माफी मांग ली, लेकिन माफी कब तक? अरे भूतकाल में उन्हें इतनी माफियां दे दी कि इस घटनाओं का पुनरावृत्ति होना शुरू किया। पहले ही माफी नहीं देते तो आज की औकात थी कि इतनी बड़ी बात या इतनी टिप्पणी करना या टिप्पणी करना इसकी औकात थी नहीं थी। लेकिन भूतकाल में हमने इतनी माफियां दी, इन्होंने तो सोच लिया कि भाई जो बोलना है बोल दो, ये क्षत्रिय समाज
सामान्य ओबीसी और बख्शीपन से शतरंज मिलाए तो लाखों वोट है, वो वोट हम इसे नहीं पड़े। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि कहीं न कहीं जो वहां पे समन्वय समिति का गठन हुआ है, तो समन्वय समिति की जो कार्यशैली है, जिस कार्यशैली के कारण 16 तारीख का जिसका नामांकन था वो हो गया। वो कार्यशैली को रणनीति मेरे तो समझ में नहीं आई और सारे समाज की समझ में वो कार्यशैली नहीं आई कि भाई दुश्मन को हमें खुद में सिखाया जाता है कि दुश्मन को बोलने की कोशिश क्यों कर दिया जाए। भाई वो नामांकन भरेगा तो चुनाव लड़ेगा, सही बात है, तो उसको वही रोका जाए, गलत नहीं किया, ठीक है। ये समाज बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। पूरे गुजरात के समस्त क्षत्रियों की यही प्रश्न है समन्वय समिति से कि भाई 16 तारीख को नामांकन भरने ही क्यों किया गया? जो कार्यक्रम 14 को किया, यदि वही कार्यक्रम वो लाखों की संख्या हम 16 तारीख को कार्यक्रम ऑफिस में नहीं कर देंगे तो उसी औकात ही नामांकन भरता, तो वही रोकना था उसे, अब नहीं रोक पाए। वो क्या रणनीति थी, न मेरा समाज समझ पाया न मेरे समझ। फिर कहा गया 19 तारीख तक का समय दिया गया, क्या नामांकन वापस खींच दो। अरे क्यों खींचेगा नामांकन, क्यों खींचेगा? आपने तो घर में दे दी और नामांकन क्यों खींचेगा? नहीं खींची। फिर बात आई 22 तारीख को आखिरी तारीख है नामांकन वापस खींचने की, 22 चली गई। ऐसी रणनीति से हमें फायदा क्या? अरे सर धर्म दल छोड़ो और मेरा दल की व्यवस्था है उसका उपयोग करो, ठीक है। सीधी सीधी बात मैंने क्या मैंने सबसे पहले भाजपा से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो समन्वय समिति की जो कार्यशैली है, रणनीति, मुझे तो समझ में नहीं है, मेरे समाज को समझ में आई। तो मैंने तो सबसे पहले अटैक किया कि भाई मैं त्याग पत्र देता हूँ, क्योंकि जब मेरे मान सम्मान, मेरे स्वाभिमान, मेरे समाज की जो छत्राणियां हैं उनके मान सम्मान और स्वाभिमान का भी मैं यदि सम्मान नहीं करवा पाऊँ वहां रहते हुए उस भाजपा में, तो ऐसी पार्टी में रह के मैं क्या करूंगा। मैंने त्याग पत्र दिया। मैंने सोचा कि मेरे साथ भाजपा में उपस्थित जो नेता गण राष्ट्रीय जो आगे वाले लोग त्याग पत्र देंगे, तुरंत भाजपा जुड़ जाएगी। लेकिन महत्वाकांक्षा के चलते किसी ने त्याग पत्र दिए नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर कहने मुझे लगा कि माहौल आक्रमण नहीं बन रहा है, तो साहब मैंने घोषणा की, मैंने खुद ही आदमी साहब, हमें यही सिखाया जाता है कि जहां से आपको सफलता हासिल करनी वहां घुसना है। मुझे भी पता है साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की तो मांग की, ये करेगा आपको प्रदेश कार्यालय करेगा, प्रदेश अध्यक्ष करेगा, वो कहां बैठता है? गांव में बैठता है, प्रदेश कार्यालय कहां पे बैठता है? और हर कार्यक्रम यदि करते हैं वहां से 400 किलोमीटर दूर लाखों लोग को इकट्ठा करते हैं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साहब, वो मुझे तो वहां कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है साहब। वही आयोजन यदि गांधीनगर में हो जाए, वो 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, और यदि हम उन्हें अधिकृत दे दें कि भाई ये 5 लाख लोग इकट्ठा हो चुके हैं और आपके पास समय है 7 बजे तक का, या तो हमारी मांगे मानो, नहीं तो हम आ रहे हैं आपके प्रदेश कार्यालय के साथ। उनकी हालत सामने नहीं होगी कि नहीं साहब? डिफेंसिव कब तक चलोगे? हमें यही सिखाया गया है कि दुश्मन को यदि खत्म करना है तो आपको आक्रमण करना पड़ेगा, और यहाँ आक्रमण की आवश्यकता थी, वहां हमारी समन्वय समिति जो है वो डिफेंसिव चल रही है, और डिफेंसिव चलने की वजह से आज जो 16 तारीख का नामांकन भी बन चुका है, 19 तारीख भी चलेगी और 22 भी चलेगी, और आराम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप लोग। इसका जवाब समाज पूछ रहा है समन्वय समिति से। मैं भी आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये रणनीति सही है? ऐसी रणनीति होनी चाहिए? अरे जब पता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है तो आर पार हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 2-4 रसगुल्ले सिनेमा लग जाती है साहब,
दुर्भाग्य है मेरे देश के लिए सही नहीं होगा। 8 साल कश्मीर रहा, कई आतंकी हमें घेर किए, कई लड़ाई लड़ी, नहीं हो पाएगी। समाज में भी कोई आत्मक्षेप होता है तो उससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है, मुझे बताइए। तो ये रणनीति क्यों? रणनीति होनी चाहिए कि हमें आक्रमण करना है और हमें हमारी ताकत से लेकिन रदन करवानी है। और वो मैंने किया था, मैंने वो किया। मैंने घोषणा की जब मेरा प्रचार चलता था, क्योंकि लोकसभा में मेरा प्रचार चलता था, मैंने घोषणा की कि 9 तारीख को 2 बजे कमलम पे पहुंचो, उसका घेराव किया जाएगा, तो खाली हाथ कोई मत रहना, तुम्हारे पास इसलिए झंडा बोले मुझे डंडा चाहिए ताकि किसी को इस भाषा में जवाब दिए हमने भाई कानून हाथ में लेना पड़ेगा। जब बात आती है मान सम्मान स्वाभिमान, क्या कानून हाथ में नहीं ले सकते? अरे क्या होगा, एक केस होगा, जेल जाएंगे तो जी स्वाभिमान के लिए जेल जाना पड़े तो कोई आपत्ति है भाई? मैं बहनों से पूछना चाहता हूँ, माता से पूछना चाहता हूँ, कोई आपत्ति है क्या? नहीं जा सकते आप? अरे जेल तो है, अरे जेल तो है, लेकिन स्वाभिमान तो बचा है। दुखी हो साहब, यहाँ से दुख है मेरा। यदि इस समन्वय समिति का लीडर या कमान मेरे हाथ में थी साहब, अब तक तो मैं इसका निर्णय लाके कर देता साहब, ये मेरा वादा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं उस वक्त प्रचार प्रसार में था और उस समन्वय समिति से मैं जुड़ नहीं पाया। और ये जो रणनीति चल रही है वो रणनीति का मैं आज भी विरोध करता हूँ, मेरा समाज विरोध करता है। हमें तो अब आक्रमकता के साथ न्याय अधिकार चाहिए। अब वो 7 तारीख को चुनाव कर देगा, क्योंकि वापस ये तारीख भी चली, यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश को गद्दार उपस्थित है। ये स्वीकार कहीं ना कहीं आज भी गद्दार है हमारे साथ, जो हमारे उपस्थित है, जो हमें नुकसान पहुंचा है। तो साहब ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 तारीख को मैं पहुंचता हूं और गुजरात क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में। साहब मुझे दुख इस बात का है कि मैं मेरे समाज की जो बात थी वो तो मुझे रखनी थी, प्रदेश कार्यालय में नहीं रख पाया क्योंकि मैं अकेला था। मेरे साथ राष्ट्रीय बातें जो वो हम दो ही थे और इन लोगों ने 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने आगे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जैसे हम कोई बहुत बड़े आतंकी हो या हम बहुत बड़े अपराधी हो। इस तरह से हमें वो घसीट के ले गए। और दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने उस घटना के दौरान मेरी पगड़ी को जो हवा में उछाला वो भी अपना राजभूषण नहीं था। कितना बड़ा दुर्भाग्य, उस व्यक्ति को पता है इस पगड़ी की वैल्यू क्या है, ये कैसे पगड़ी है और ये कब पहनी जाती है उसे भी पता है और मैंने क्यों पहनी भी पता है। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने इस पगड़ी को हवा में उछाला। अरे ये पगड़ी मेरी नहीं, मेरे समाज की पगड़ी थी, मेरे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान था। मेरे समाज से क्या चाहता हूँ कि भाजपा में भाजपा का बहिष्कार करो। सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को हमें उछाला इन लोगों ने। सिर्फ राज से काम नहीं है साहब, ये आप सबके मान सम्मान स्वाभिमान की पगड़ी साहब। वो तो और सोचा कुछ दिन पहले महिपाल मकराना जी की टोपी इसी टीम ने उछाली थी साहब, यानी उन्होंने जानबूझ के कृत्य किया। कुछ दिन पहले महिपाल जी की टोपी हवा में उछाली इसी गुजराती इसी क्राइम ब्रांच ने, और उसके कुछ दिन बाद रात से खाओ किसी में से सामने को नहीं पहुंचे साहब। ये तो मेरे समाज की तो मेरे समाज की अस्मिता है, मेरे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है। तो जवाब समाज देगा कि नहीं? मेरे समाज से पूछना जवाब होगा कि नहीं? पार्टी का कितने देर हाथ बताइए, कितने देर लड़ने के लिए?
उसकी हत्या, हमारे अनमोल धरोहर की हत्या करने घुसकर कुछ आतंकियों ने की थी। और आपने देखा होगा, मेरे अंदर आत्मा की आवाज मेरे लाइव के माध्यम से उसने पहुंचा दी थी। आपने देखा होगा, देखा था ना आपने सबने। उसके बाद मेरे को इतनी सारी धमकियां मिली उनके लोगों की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परमात्मा की मर्जी से आप धरा पे आ सकते हो? उसकी मर्जी से आओगे, उसकी मर्जी से जाओगे, तो हम क्यों किसी के बाप से डरे भाई? मैंने उसको बोला तेरे में ताकत हो तो आ जा, मैं भी लोग लेके चलता हूँ, तेरे सर में साई में ठोकूंगा। आप हो हमारी, आपकी एकता हमारी शक्ति है। और मुझे खुशी से बात की है कि आज वो सपना साकार हुआ है। और भले ही मैं तो बोलता हूँ, पूछो तुम पता कर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हत्या करेंगे उसकी, हत्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना बिल्कुल सही है। ये आक्रोश जायज है, ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा आप सभी, ये अंतरात्मा की आवाज है। और ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा समझती है। क्या समझती है? तो वोट की छोड़ हमें नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, वोट की भाषा समझती है, वोट की छोड़ देनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, घर का प्रत्येक व्यक्ति उसने ऐतिहासिक मतदान करे, ठीक है? भाजपा को मतदान नहीं करना है। अंतरात्मा मैं आपको कोई प्रश्न नहीं दूंगा। यदि आपको लगता है कि आपके स्वाभिमान पे हमला हुआ है साहब, तो आपका दायित्व बनता है कि आप बता दो। सही है? छत्राली बैठी है, उनके स्वाभिमान से अपमान हुआ है, और क्षत्रिय यहाँ बैठे हैं जिनका किसी ऐसा भाव हो सकता है। तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है। आपके अंतरात्मा की आवाज सुनना, घर का प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा। आपको जहाँ करना मतदान करो, उसे आपत्ति नहीं है, कांग्रेस में करो, कांग्रेस में करो, करो, लेकिन हो सके यदि आपकी लोकसभा में आपके समाज का सदस्य खड़ा है तो आप उसको मतदान करके जिताना। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि वोटों का अत्तर कर दे पानी पानी, अत्तर कर दे पानी पानी। अभी मुझे जानने को मिला है कि श्री महिपाल सिंह मकरंद जी को सरकार के आदेश से पुलिस प्रशासन द्वारा डिटेन कर लिया गया है। और मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शीघ्र महिपाल जी को आप रिहा करें। और यदि आप हमारी इस आवाज को नहीं सुन रहे हैं तो ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये दमन जो नीति है इसको खत्म करे, क्योंकि वो सामाजिक आगेवान है और समाज को
था तो ये आत्मदाह तक की तैयारी के साथ आत्मदाह कर ही लेता इस समाज के लिए, तो साहब मुझे उस पर कोई गम नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन का काम करता। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि मुझे वो केवल नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समझना मेरी बात को, क्योंकि आज तक का ये इतिहास है कि जब भी कोई आयोजन हुआ है, आंदोलन हुआ है, तो इन्होंने अपनी बात रखने से रोका है। इन्होंने प्रशासन का उपयोग किया, जैसे महिपाल जी को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसे गिरफ्तार करके हमारे आयोजन को वो लोग सफल होने नहीं देते। लेकिन ऐसे वक्त आपने हाथ में पेट्रोल का जरिया लेके चला, किसी के बाप की ताकत नहीं है, आपको गिरफ्तार कर दिया और आपने मिशन में सफल होने की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस बार लोकसभा में आपकी जो कोटा की जो लोकसभा की सीट है वहां पे भाजपा नहीं जितनी, मैं कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोटा की बात कर रहा हूं। आपके यहाँ पे लाखों वोट है, आपके यहाँ पे लाखों वोट है, और यदि बात की शक्ति है कि वोट मतदान करती है, पूरा घर का व्यक्ति मतदान करता है, तो आपकी वोटिंग शरीक बढ़ जाएगी। साहब ये करवा देना, इनको हरा दोगे तो अगली बार तुम्हारे घर बना लेंगे और उन्हें आप वोट टिकट ले लो और हमारा न्याय हमारे साथ अन्याय मत करो। तो इतना काम आपको अवश्य करना है, ये भूलना नहीं है कि हमारी उपेक्षा भी हुई है और हमारे स्वाभिमान पे हमला भी हुआ है। और ये बात है जो ये पूरा एक तो आपका आक्रोश है, इसे आप कायम रखना, क्योंकि आपने देखा अभी जो घटना रुकूंगी, सोचो किस तरह से ये लोग हमको अपमानित करते हैं, हमारी मातृशक्ति का अपमान किया। लेकिन जैसे समाज एक हुआ, आगे घुटने के बाद आएंगे लोग, आए कैसे आए? आपकी एकता से। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी एकता बनाए रखें, और जब भी जरूरत पड़ती है समाज के लिए तो आप शाम नाम धन भेद के लिए तैयार हैं और आक्रामक नीति अपनाएं ताकि तुरंत आपको न्याय मिल जाए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बाकी मैं भी राजस्थान से हूँ, शेखावाटी से, और गुजरात में सफल हूँ, व्यापारी हूँ। मेरे साथ माली विकास सरकार ने उस वक्त काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी की, तब परमावती के आंदोलन थे और भी कई आंदोलन उन्होंने किए उसमें, लेकिन मैं आज भी नहीं झुका हूँ। और मेरी आवश्यकता है कि किसी को मैंने व्यसन कभी किया नहीं, मैं फौज में रहा लेकिन मैंने कभी शराब पी नहीं, मैं देश प्रथा का विरोधी हूँ, मैं तो बैठे समझूंगा। मैंने कहा है कि मैं एक रुपया दहेज नहीं दूंगा, मुझे बस अच्छी नहीं है दहेज प्रथा का विरोध में शुरुआत हमने आपसे कर रहा हूँ। व्यसन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मेरे युवाओं को व्यसन मुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये युवा देश का भविष्य है, और कहीं ना कहीं ये भविष्य खत्म हो गया तो देश को कैसे बचाएंगे। तो हम लोग कई विषयों को लेकर चले, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है क्षत्रिय करनी सरकार का मुख्य लक्ष्य है, वो सिर्फ एक बात है कि मेरे क्षत्रियों को मैं शीघ्र भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा, ये लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं। मैं यहाँ पर सभी से निवेदन करूंगा, संगठन चाहे कहीं है, संगठन कोई भी हो, लेकिन जब बात आती है मान सम्मान और स्वाभिमान की, तो आप सभी इसी तरह जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भारत।